इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 19 में आप सभी का स्वागत है। सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी 1, 2 समझ चुके हैं हम, पास्ट की कैटेगरी 1 और 2 को समझ चुके हैं, फ्यूचर की कैटेगरी 1 को भी समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे कैटेगरी 2 को। इस कैटेगरी की पहचान है सब्जेक्ट के पास कुछ होगा, जैसे अगले साल मेरे पास एक लैपटॉप होगा, उसके पास किताब होगी, हमारे पास पैसे होंगे। तो सब्जेक्ट के पास कुछ होगा, ऐसा सेंटेंस जैसे ही आया आपने समझ लिया कि सिंपल सेंटेंस फ्यूचर की कैटेगरी 2 है। और ये तो आप जानते ही हैं कि सिंपल सेंटेंस वो सभी सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट किसी काम को करता हुआ नहीं बताया जाता। तो जब मैं कहता हूं कि अगले साल मेरे पास लैपटॉप होगा, तो यहां पर सब्जेक्ट हूं मैं, लेकिन मैं किसी काम को करूंगा, करता हूं, इस तरह की बात नहीं होती है। सब्जेक्ट में होगा, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि वहां जाकर के देखो एलमीरा में कपड़े होंगे, एलमीरा में कपड़े होंगे, तो सब्जेक्ट है एलमीरा, एलमीरा में होंगे यानी एलमीरा के अंदर होंगे, तो सब्जेक्ट में होगा यानी सब्जेक्ट के अंदर होगा। जैसे उसके कंप्यूटर में गाने होंगे, उसके मोबाइल में मूवी होगी या उसके मोबाइल में फोटो होंगी, इस तरह के सेंटेंसेस। और भाई बहन होंगे, जैसे उसके 3 भाई होंगे। मान लीजिए आपसे कोई पूछे आपको क्या लगता है उसके कितने भाई होंगे, आप कह सकते हैं उसके 3 भाई होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस, भाई होंगे, बहन होंगी, अंकल होंगे, दोस्त होंगे। जैसे मेरे भाई के 20 दोस्त होंगे, 20 फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट के भाई बहन दोस्त अंकल होंगे, इस तरह के सेंटेंसेस। इस कैटेगरी में जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है वो होती है विल हैव। नेगेटिव सेंटेंस में विल नॉट हैव, यानी नॉट आ जाता है विल हैव के बीच में, या फिर विल हैव के बाद नो। किन केसेस में ऐसा होता है इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं अगर आपने सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी 2 और पास्ट की कैटेगरी 2 को देखा है, तो आप अंदाजा लगा पाएंगे। लेकिन अगर आपको अंदाजा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि किन सिचुएशंस में, किन केसेस में इस तरह से सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जा सकता है। और जब भी देखिए, जब फ्यूचर की बात होती है, भविष्य की बात होती है, फ्यूचर का क्या मतलब होता है? जो आने वाला कल है, जो आने वाला पल है या आने वाला कल है, जो फ्यूचर है, उस केस में तो ये सब ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस में होगा आ भी रहा हो, पास होगा, में होगा या भाई बहन होंगे, लेकिन सेंटेंस अगर प्रेजेंट या पास्ट को इंडिकेट कर रहा हो, ऐसे में विल का यूज नहीं होगा, बल्कि विल की जगह वुड का यूज होगा। ये अभी हम देखेंगे। सेंटेंस को बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेशन है। नेगेटिव है तो विल हैव के बीच में नॉट, इंटरोगेटिव है तो इस तरह से बनेगा। आप ये जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब जब 2 वर्ड्स की होती है, 2 शब्दों की होती है, तो पहला वाला शुरुआत में आ जाता है और दूसरा सब्जेक्ट के बाद। और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। स्पेशल केसेस, इनको भी हम देख लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक सेंटेंस है, अगले साल उसके पास लैपटॉप होगा। अगले साल बोला तो ये क्लियर पता लग रहा है कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है, आने वाले कल की बात हो रही है। उसके पास लैपटॉप होगा, पास होगा आ गया, ठीक है। किसके पास होगा? उसके पास। तो जब भी पास है या पास था या पास होगा, पास वाले सेंटेंसेस जो होते हैं जिसमें पोजेशन की बात होती है, ऐसे में हमेशा आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हैं, कौन होगा, कौन होगा वो जिसके पास लैपटॉप होगा? तो कौन है वो? वो मतलब कोई लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। अगर मैं मान लेता हूं कि लड़का है, ही, तो मेरा सब्जेक्ट है ही। ही विल हैव, उसके पास होगा क्या? लैपटॉप। ऑब्जेक्टिव पार्ट में आया लैपटॉप। ही विल हैव अ लैपटॉप अगले साल, नेक्स्ट ईयर। यहां पर इस सेंटेंस में आप नेक्स्ट ईयर को शुरुआत में भी कह सकते हैं। अगले साल के आपने सीधा सीधा कहा नेक्स्ट ईयर, उसके पास लैपटॉप होगा, ही विल हैव अ लैपटॉप। तो दोनों तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, उसके पास लैपटॉप होगा, जाओ और लेकर आओ। जब मैं कह रहा हूं जाओ
और लेकर आओ, यानी कि इसी वक्त। इसका मतलब यह है कि उसके पास लैपटॉप होगा। मैं भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसके पास लैपटॉप होगा, यानी इस वक्त होगा। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जाओ लेकर आ जाओ, है ना। तो ये जो सेंटेंस है, उसके पास लैपटॉप होगा, ये फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है प्रेजेंट के बारे में। तो जब फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो ठीक है, विल हैव का यूज होगा। लेकिन जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो जहां पर भी विल का यूज होगा, विल की जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा? वुड। ये बात मैंने आपको जहां पर भी, इससे पिछली कैटेगरी में भी विल का यूज किया था हमने, तो वहां पर विल बी की जगह पे हमने वुड बी का यूज किया था कई केसेस में, जहां पर प्रेजेंट या पास्ट की बात हो रही थी। तो जब मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगा, उसके पास लैपटॉप होगा, तो ही विल हैव अ लैपटॉप की जगह पर मैं विल की जगह पे कहूंगा वुड, ही वुड हैव अ लैपटॉप। और फिर मैंने कहा जाओ और लेकर आओ, गो एंड ब्रिंग, गो एंड ब्रिंग। इस तरह से मैंने यहां पर विल की जगह पे देखिए वुड का यूज कर लिया, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर एक दिन मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं मर्सिडीज खरीद सकूं। लंबा सा है, इसको बना लेते हैं। आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, पास है, पास है यानी प्रेजेंट की कैटेगरी 2 है ये सेंटेंसेस ऑलरेडी बनाना हम सीख चुके हैं। कैसे बनाएंगे? आज मेरे पास पैसे नहीं है, टुडे आई डू नॉट हैव मनी, या आई हैव नो मनी। मैंने दोनों तरीके आपको समझाए हुए, तो मैंने दूसरा वाला तरीका यूज कर लिया, आई हैव नो मनी। मैं कह सकता था आई डू नॉट हैव मनी, कोई बात नहीं, ठीक है, दोनों तरीके सही है। पर एक दिन, बट वन डे, पर एक दिन मेरे पास इतना पैसा होगा, मेरे पास होगा, पास होगा आ गया। और अब ये सोचना है कि फ्यूचर की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ हो रही है, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, पर एक दिन, यानी वो दिन आएगा, वो दिन आएगा जब मेरे पास पैसा होगा। तो फ्यूचर की बात हो रही है तो विल हैव का यूज करेंगे। मेरे पास होगा, सब्जेक्ट हूं मैं, आई विल हैव, इतना पैसा होगा कि, ये इतना की के लिए हम सो दैट का यूज करते हैं। ये समझ में आए या ना आए, लेकिन ये समझ में जरूर आ जाना चाहिए आपको कि जब मैंने पास होगा बताया तो मैं फ्यूचर की ही बात कर रहा हूं। तो इस सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या होगा? आई विल हैव, मेरे पास होगा इतना पैसा, सो मच मनी दैट मैं मर्सिडीज खरीद सकूं। ये सेंटेंस यहां पर आ रहा है सकूं। सकूं के लिए हम यूज करते हैं कुड का, ये एक मॉडल वर्ब है। अगर आप पहले से जानते हैं ठीक है, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, आगे ये चीजें कवर होंगी। इस सेंटेंस को बनाने का तरीका होगा, आई कुड बाय अ मर्सिडीज। आई कुड, यहां से ऊपर ले लेता हूं, बाय अ मर्सिडीज। तो यहां पर इन तीनों सेंटेंसेस में मैं सिर्फ आपको यह फर्क बताना चाहता था कि पहले सेंटेंस में हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि अगले साल उसके पास कुछ होगा। इस सेंटेंस में, दूसरे वाले सेंटेंस में हम ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट में उसके पास कुछ है, उसके पास लैपटॉप होगा। यानी कि मैं एक आइडिया लगा रहा हूं कि इस वक्त उसके पास लैपटॉप है। और तीसरे वाले सेंटेंस में जहां पर पास होगा आया, मैंने कहा एक दिन मेरे पास इतना पैसा होगा, इसका मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है, इसीलिए फ्यूचर में विल का यूज किया। लेकिन जहां बात प्रेजेंट की हो गई, फ्यूचर की नहीं हुई, मैंने वुड का यूज किया। अब देखिए इस सेंटेंस में, अगले महीने हमारे पास दुकान नहीं होगी। अगले महीने, ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है। हमारे पास दुकान नहीं होगी, पास होगा आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट है हम। किसके पास नहीं होगी? हमारे पास, तो सब्जेक्ट है हम। नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अगले महीने के लिए तो हम कह देते हैं नेक्स्ट मंथ। हमारे पास दुकान नहीं होगी, नेगेटिव सेंटेंस है। वी विल नॉट हैव अ शॉप, तो इसे लिख देता हूं। अच्छा, अब ये चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के केस में मैंने यहां पर विल नॉट हैव का यूज किया।
क्या मैं यहां पर विल हैव नो का यूज कर सकता हूं? सोचिए, हाँ कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि मैंने कैटेगरी 2 में प्रेजेंट और पास्ट दोनों में मैंने आपको बताया था कि जब काउंटिंग की बात होगी, यानी गिनते हुए, जैसे 3 दुकानें, देखिए यहां पर एक ही दुकान की बात हो रही है। सिचुएशन क्या हो सकती है? मान लीजिए आज मेरे पास एक दुकान है, लेकिन सरकार का, गवर्नमेंट का कुछ ऐसा काम चल रहा है कि ये दुकान टूटने वाली है, और तब मैं आपको कहता हूं अगले महीने हमारे पास दुकान नहीं होगी। यानी आज हमारे पास एक दुकान है लेकिन अगले महीने नहीं होगी। तो यहां पर एक ही दुकान की बात हो रही है। लेकिन जब बात होगी 3 दुकानों की, जब काउंटिंग की बात आएगी, तब आप इस तरह से नेगेटिव नहीं बना पाएंगे। लेकिन अभी चूंकि एक ही दुकान की बात हो रही है, जब काउंटिंग नहीं होती है, नंबर्स में नहीं बताया जाता, तब आप इस तरीके से भी नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे? अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, हमारे पास दुकान नहीं होगी, वी विल हैव नो शॉप। इसको लिख देता हूं। तो मैंने नेगेटिव सेंटेंस को 2 तरीके से बना लिया, विल नॉट हैव के साथ, जैसा कि इसमें बनाया जाता है, और विल हैव नो के साथ। अब इस सेंटेंस में अगले महीने हमारे पास 3 दुकानें नहीं होंगी। नेक्स्ट मंथ वी विल नॉट हैव 3 शॉप्स। अब चूंकि इस सेंटेंस में 3 दुकानों की बात हो रही है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो एक से ज्यादा है, क्वांटिटी में है, ऐसे में हम विल हैव नो का यूज नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं कह सकते नेक्स्ट मंथ वी विल हैव नो 3 शॉप्स, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है? तो जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी हैं कैटेगरी 2 की प्रेजेंट पास्ट में, उनको इजीली समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों नहीं यूज किया, और मैंने आपको बता भी दिया है। उम्मीद है आप समझ पाए। जहां भी क्वांटिटी आएगी आप कभी भी इसका यूज नहीं करेंगे, नो वाले फॉर्मेशन का, आप हमेशा विल नॉट हैव। अब नेक्स्ट सेंटेंस, क्या कल संजय के पास मोबाइल होगा? पास होगा की बात हो गई। ठीक है, तुरंत दिमाग में आया कैटेगरी 2 है फ्यूचर की। किसके पास होगा बोल रहे हैं? संजय के पास। तो सब्जेक्ट कौन है? संजय। कब की बात कर रहे हैं? कल की, आने वाले कल की, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। तो बिल्कुल क्लियर है कि विल हैव का यूज होना है, क्योंकि पास होगा की बात हो रही है और फ्यूचर की बात हो रही है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या कल संजय के पास मोबाइल होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या कल संजय के पास मोबाइल होगा, आप कह सकते हैं यस, आप कह सकते हैं नो। चूंकि यस और नो में आंसर दे सकते हैं, तो WH फैमिली मेंबर तो यहां पर नहीं आएगा। विल से शुरुआत होगी, विल संजय हैव, क्या संजय के पास होगा अ मोबाइल कल, टुमारो। अच्छा सोचिए, अगर यहां पर कल ना होता और मैं आपसे ऐसे ही पूछूं क्या संजय के पास मोबाइल होगा, तो इसका मतलब मैं क्या जानना चाहता हूं? क्या संजय के पास मोबाइल होगा? इसका मतलब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि क्या इस वक्त उसके पास मोबाइल होगा, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। तो अगर यहां पर कल नहीं होता, ऐसे केस में हम ये मानते कि ये बात तो प्रेजेंट की है, क्या संजय के पास मोबाइल होगा इस वक्त? तो यहां पर आइडियली विल की जगह क्या आना चाहिए? वुड। वुड संजय हैव अ मोबाइल, ये होना चाहिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कल ये किताब किसके पास होगी? अब यहां पर भी मैंने कहा कल, तो इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, पास होगी की बात हो रही है, तो अंडरस्टूड है, विल हैव का यूज होना है, यही कैटेगरी है। ठीक है, लेकिन हम क्या पूछ रहे हैं? कल ये किताब किसके पास होगी? जिसके पास होगी वही तो सब्जेक्ट है। मान लीजिए मैं कहूं कल ये किताब राहुल के पास होगी, इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है? राहुल। कल ये किताब आपके पास होगी, यानी सब्जेक्ट कौन है? आप। कल ये किताब मेरे पास होगी, यानी सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो जो सब्जेक्ट है उसके बारे में ही पूछा जा रहा है, तो कौन है वो जिसके पास होगी ये किताब? तो कौन? ऐसे में ये देखिए स्पेशल केस आ गया, WH फैमिली मेंबर सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा है। Who will have this book कल, टुमारो। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? अब इस सेंटेंस को देखिए, इस वक्त वो पेन किसके पास होगा? इस वक्त कह दिया तो अंडरस्टूड है कि ये फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, ये तो इस पल की बात हो रही है, इस वक्त की बात हो रही है, तो प्रेजेंट की बात हो रही है।
भले ही यहां पर पास होगा आ रहा है, किसी के पास कुछ होगा की बात हो रही है, लेकिन विल हैव नहीं, विल की जगह पे क्या, वुड का यूज होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी वही बात है। इस वक्त वो पेन जिसके भी पास होगा वही तो सब्जेक्ट है। किसके पास होगा? राहुल के पास, मेरे पास, हमारे पास, तुम्हारे पास, किसके पास? तो यहां पर भी फिर से एक बार इंटरोगेटिव स्पेशल केस का यूज होगा, हु, लेकिन विल हैव नहीं। अब क्या हो जाएगा? वुड हैव, क्योंकि इस वक्त की बात हो रही है। हु वुड हैव वो पेन, दैट पेन, इस वक्त, राइट नाउ, क्वेश्चन मार्क। तो कितना इंटरेस्टिंग था। अगर बात प्रेजेंट में हो रही है तो वुड हैव, अगर बात फ्यूचर में हो रही है तो विल हैव। जब आप इंग्लिश बोलते हैं ये सही इंग्लिश है, लेकिन अगर आप इसकी जगह पे वुड हैव की जगह पे विल हैव भी कह देंगे तो अगला व्यक्ति समझ जाएगा, और ये प्रैक्टिस में होता है। लेकिन एग्जैक्ट जो सही इंग्लिश है वो ये है, वुड हैव दैट पेन राइट नाउ। और इसके लिए कल ये किताब किसके पास होगी? हु विल हैव दिस बुक टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। शाम को आपके मोबाइल में गाने होंगे, में होंगे यानी अंदर होंगे। किसके अंदर होंगे? सब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट कौन है? आपका मोबाइल। तो जैसे आपने किसी सेंटेंस पे देखा में होगा या में होंगे, में होगी, इसका मतलब पहले यह समझना जरूरी है कि क्या सब्जेक्ट में होगी या सब्जेक्ट के अंदर होगी। ऐसी बात हो रही है? हाँ हो रही है। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं? आपके मोबाइल में गाने होंगे यानी आपके मोबाइल के अंदर होंगे। तो ये तो क्लियर हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट है आपका मोबाइल, योर मोबाइल विल हैव गाने, गाने को कहते हैं सॉन्ग्स। कब होंगे? शाम को। शाम को का मतलब इन दी इवनिंग। सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि मैं मोबाइल में गाने डालता हूं। पहले ऐसा होता था ना कि गाने मोबाइल में डाले जाते थे, कई लोग अपना मोबाइल लेके जाते थे शॉप में और कहते थे इसमें सॉन्ग्स डाल दो। तो मान लीजिए मैं वो काम करता हूं और आप मेरे पास आए, आपने कहा अरे आपने मेरे मोबाइल में अभी तक गाने नहीं डाले। मैंने कहा मुझे टाइम नहीं मिल पाया, बट डोंट वरी, योर मोबाइल विल हैव सॉन्ग्स इन द इवनिंग। यानी शाम को आपके मोबाइल में गाने होंगे, आप आ जाना और मोबाइल ले लेना। है ना ये सेंस? अच्छा, अब यहां पर आ रहा है में होंगे, में होगा, और ये देखिए पूरी लाइन लगी हुई है, में होगा या भाई बहन होंगे। इन दोनों तरीके के सेंटेंसेस को आप देयर के साथ भी बना सकते हैं। सब्जेक्ट में देयर का यूज, उसके बाद विल बी, विल हैव नहीं, विल बी, उसके बाद आएगा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट में है वो आएगा, और उसके बाद किसके द्वारा। अभी ये चीज मैंने आपको कैटेगरी 2 में प्रेजेंट पास्ट में बताई थी। देखिए कैसे बनेगा। देयर विल बी के बाद गाने सॉन्ग्स, देयर विल बी सॉन्ग्स, गाने होंगे, बस इतनी सी बात है, गाने होंगे, देयर बी सॉन्ग्स। कहां होंगे? आपके मोबाइल में, इन योर मोबाइल। कब होंगे? शाम को, इन द इवनिंग। तो दोनों तरीके से देखिए आपने सेंटेंस को बना लिया। योर मोबाइल विल हैव सॉन्ग्स इन द इवनिंग, या फिर देयर विल बी सॉन्ग्स इन योर मोबाइल इन द इवनिंग। इन दोनों तरीके से सेंटेंस को बनाया जा सकता है। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता, शाम को आपके मोबाइल में गाने नहीं होंगे, योर मोबाइल विल नॉट हैव सॉन्ग्स इन द इवनिंग। और देयर के केस में देयर विल नॉट बी, ये जो नॉट है ये विल और बी के बीच में आ जाता। देयर विल नॉट बी सॉन्ग्स इन योर मोबाइल इन द इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, अगले साल उसके 3 बच्चे होंगे। मान लीजिए इस समय उसके 2 बच्चे हैं, कोई लेडी हैं जिनके इस समय 2 बच्चे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रही हैं एक और बेबी, और मैं ये कहता हूं कि अगले साल उनके 3 बच्चे होंगे। इस समय तो 2 हैं लेकिन नेक्स्ट ईयर में उनके 3 होंगे। ठीक है, कैसे बनाऊं इस सेंटेंस को? 3 बच्चे होंगे, ये देखिए उसके इतने भाई होंगे, बहन होगी, बच्चे होंगे, अंकल होंगे, दोस्त होंगे, इस तरह के सेंटेंस आ गए। होंगे गागी की आ रहा है। अगले साल, नेक्स्ट ईयर, कोई लेडी है उसके, यानी वो, सब्जेक्ट कौन है वो जिसके 3 बच्चे होंगे? वो कौन है? वो एक लेडी है, शी। नेक्स्ट ईयर शी विल हैव 3 बच्चे, 3 चिल्ड्रन या 3 किड्स।
ठीक है, बन गया सेंटेंस। अब इसी सेंटेंस को देयर के साथ में बना लेते हैं। कैसे बनाएं? सबसे पहले 3 बच्चे होंगे, बस इतना। देयर विल बी 3 किड्स, सिंपल। देयर विल बी 3 किड्स। किसके? उसके। ऑफ के साथ में बनाया जाता है। यह बात प्रेजेंट और पास्ट दोनों में समझाइए तो दिक्कत नहीं होगी अगर आपने उन वीडियोस को देखा है। देयर विल बी 3 किड्स ऑफ हर्स। अगले साल, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर तो आप शुरुआत में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर, मैं इस तरह से बनाता हूं सेंटेंस को, नेक्स्ट ईयर देयर विल बी 3 किड्स ऑफ हर्स। कोई लेडी है तो मैंने कहा ऑफ हर्स। अगर कोई, जब हम किसी मेल की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? ऑफ हिज। मेरी, ऑफ माइन। आपकी, ऑफ योर्स। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बताई है तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, इसी सेंटेंस को नेगेटिव कर दिया। अगले साल उसके 3 बच्चे नहीं होंगे। अब ये नेगेटिव बन गया। नेक्स्ट ईयर शी विल नॉट हैव 3 किड्स, या फिर नेक्स्ट ईयर देयर विल नॉट बी 3 किड्स ऑफ हर्स। दोनों सेंटेंसेस को लिख देता हूं। दोनों सेंटेंसेस में नॉट का यूज देखिए, विल नॉट हैव या विल नॉट बी। जब विल नॉट बी का यूज तो देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट कर लिया। अगले साल किसके होंगे 3 बच्चे? अब ये बात तो क्लियर कि अगले साल यानी फ्यूचर की बात हो रही है। सभी सेंटेंसेस में फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। किसके होंगे 3 बच्चे? जिसके होंगे वही तो सब्जेक्ट है। उस लेडी के होंगे, दैट लेडी मेरा सब्जेक्ट है। सीता के होंगे, सीता मेरा सब्जेक्ट है। जिसकी भी मैं बात कर रहा हूं वो मेरा सब्जेक्ट है। तो जब हम किसके कह रहे हैं तो हम सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहे हैं, तो ये आएगा। ठीक है, तो कौन है वो जिसके 3 बच्चे होंगे? कौन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ना इस कैटेगरी में। हु विल हैव 3 किड्स, हु विल हैव 3 किड्स। किसके होंगे 3 बच्चे? अगले साल, नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर एंड में यूज कर लो चाहे शुरुआत में। अगर मैं शुरुआत में यूज कर लूं, नेक्स्ट ईयर हु विल हैव 3 किड्स। अब अगर इस सेंटेंस को मुझे देयर के साथ बनाना, मेरी मजबूरी हो कि मुझे देयर के साथ बनाना ही बनाना है। वैसे देयर के साथ बहुत अटपटा बनेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको ध्यान हो तो देखिए क्या होता है कि इस कैटेगरी में तो हम हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं, कौन है वो जिसके 3 बच्चे होंगे? कौन है वो? तो कौन के लिए हम यूज करते हैं हु। लेकिन जब हम देयर के साथ बनाते हैं तो ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, ऐसे में आप हु का यूज नहीं करते, बल्कि किसके के लिए, किसका, WH फैमिली मेंबर, किसका, किसके, इसके लिए क्या कहते हैं हम? हुज। तब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? देखिए, नेक्स्ट ईयर तो एज इट इज रहा। नेक्स्ट ईयर हुज, ये आ गया WH फैमिली मेंबर, हुज, यहां पर हुज। अब हमें देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट करना है और क्वेश्चन का सेंटेंस है, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क। विल को उठा के शुरुआत में लाएंगे। हुज विल शुरुआत में ले आए, उसके बाद देयर सब्जेक्ट, उसके बाद बी। हुज विल देयर बी 3 किड्स। अच्छा, यहां पर एक चीज आप और सोच सकते हैं। आप सोचेंगे कि सर एक बात बताइए, आपने इसकी तरह क्यों नहीं बनाया? यहां पर तो विल बी डायरेक्ट एक साथ आता। वो इसलिए क्योंकि इस केस में, जो ये वाला केस है, इसमें तो मैं देयर को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट कर रहा हूं। मैं यहां पर देयर को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट कर रहा हूं। तो जब मैं देयर को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट कर रहा हूं तो इस नियम से बनेगा नहीं बनेगा? हुज यहां आया, विल यहां पर आया, सब्जेक्ट जो है वो देयर है। देयर के साथ तो मैं विल बी का यूज कर रहा हूं, हैव का नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर हैव की जगह क्या आ गया? बी, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में 3 किड्स। एग्जैक्टली ये सेंटेंस दोनों का मतलब सेम है, लेकिन ये बात अलग है कि प्रैक्टिकली भी और इसी तरह से इंग्लिश नेटिव भी बोलते हैं ये जो सेंटेंस है। लेकिन फिर भी आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको इस यूज को भी बताऊं। अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये हमारी आखिरी स्लाइड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, बहुत नई चीज आपको पता लगेगी यहां पर। अगले साल उसके 3 बच्चे होंगे, फ्यूचर की बात हो रही है, मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। नेक्स्ट ईयर शी विल हैव 3 किड्स। और इसी सेंटेंस को मैंने देयर के साथ कैसे बनाया? नेक्स्ट ईयर देयर विल बी 3 किड्स ऑफ हर्स।
अब देखिए, ये सेंटेंस तो इस तरह से बना दिया 2 तरीकों से। अब यहां पर मैंने कहा उसके 3 बच्चे होंगे। जैसे मान लीजिए आप पूछे मुझसे कि अच्छा उसके कितने बच्चे हैं, तो अब मैं कह सकता हूं उसके 3 बच्चे होंगे, यानी कि मेरे हिसाब से उसके 3 बच्चे हैं। ये प्रेजेंट का सेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो यहां पर प्रेजेंट का सेंस आ रहा है, तो विल नहीं, क्या यूज होगा, वुड। तो इस सेंटेंस को एग्जैक्टली इस सेंटेंस की तरह आप कैसे बनाएंगे? शी वुड हैव 3 किड्स। बस यहां पर अगले साल तो नहीं बोला ना, फ्यूचर की तो बात ही नहीं हो रही है। शी वुड हैव 3 किड्स, शी वुड हैव 3 किड्स, इसे लिख देता हूं। और इसी सेंटेंस को देयर के साथ कैसे बना सकता हूं फिर? देयर वुड बी, अब विल तो वुड में चेंज हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। देयर वुड बी 3 किड्स ऑफ हर्स, देयर वुड बी 3 किड्स ऑफ हर्स। तो इंटरेस्टिंग था, ठीक है, ये फ्यूचर में था इसलिए मैंने विल हैव का यूज किया और देयर के साथ विल बी का। और जब ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि उसके 3 बच्चे होंगे आज की डेट में, इस वक्त एट प्रेजेंट, विल की जगह वुड कर दिया, वुड हैव, और देयर के साथ वुड बी। उसके शायद 3 बच्चे होंगे, यहां पर क्या आ गया, शायद। अब यहां पर मैंने जब शायद कहा, आपने मुझसे पूछा उसके कितने बच्चे हैं, तो मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं श्योर नहीं हूं, मैंने कह दिया उसके शायद 3 बच्चे होंगे। जैसे मैंने यहां पर शायद कहा, अब कुछ ऐसा होगा, देखिए इंटरेस्टिंग होगा। और दूसरा ये सेंटेंस क्या है, उसके पक्का 3 बच्चे होंगे। यहां पर मैं श्योर हूं, कंफर्म, बिल्कुल मुझे लगता है, पूरी तरह से कंफर्म हूं, मुझे पता है उसके पक्का 3 बच्चे होंगे, पक्का। तो जब मैं शायद कहता हूं तो यहां पर मे या माइट में, माइट के साथ मैं सेंटेंस को बनाऊंगा, मे या माइट के साथ। ये आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैं पक्का कह रहा हूं तो मैं मस्ट के साथ सेंटेंस को बनाऊंगा। अब आप कहेंगे कैसे? फ्यूचर की बात हुई तो विल का यूज, प्रेजेंट की बात हुई, फ्यूचर की बात ही नहीं हो रही, वुड का यूज। जैसे ही शायद कहा, मे या माइट का यूज, यानी विल या वुड की जगह पे आप क्या आ जाएगा, मे या माइट। और पक्का के केस में मस्ट। यानी इसी सेंटेंस को अब देखिए मैं कैसे बनाता हूं। शी मे हैव 3 किड्स या शी माइट हैव 3 किड्स, यानी मैं मे या माइट इनमें से किसी भी एक का यूज कर सकता हूं, खासकर तब जब बोलते वक्त चाहे लिखते वक्त शायद का सेंस आ रहा हो कि शायद उसके 3 बच्चे होंगे। शी मे हैव 3 किड्स या शी माइट हैव 3 किड्स। और इसी तरह से जब मैं देयर के साथ बनाऊंगा, देयर मे बी 3 किड्स ऑफ हर्स या देयर माइट बी, माइट आ गया वुड की जगह, देयर माइट बी 3 किड्स ऑफ हर्स। यहां पर भी मे या माइट में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। और जब हम पक्का की बात करेंगे, उसके पक्का 3 बच्चे होंगे, तो यहां पर शी मस्ट हैव 3 किड्स या देयर मस्ट बी 3 किड्स ऑफ हर्स। देखिए, जब हम किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सीखते हैं, तो कंफ्यूजन उस वक्त होता है, इस वक्त आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैंने आपके सामने 50-100 सेंटेंसेस दे दिए और उनकी प्रैक्टिस करा दी तो इनफ है। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मटेरियल की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल इतना एडिक्वेट दूंगा जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमने सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की कैटेगरी 1 को भी देख लिया है, कैटेगरी 2 को भी देख लिया है। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। और अभी आप जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं, जितने भी पिछली वीडियोस आपने देख ली हैं सीक्वेंस में, ये तो 19 है, डे 18 तक की जितनी वीडियोस आपने देखी है, अगर हो सके तो उन सभी के नोट्स भी आप मेंटेन करके चलिए। और स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें हो सकता है नहीं भी समझ में आएंगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस भी होगी। और प्रैक्टिस सिर्फ ऐसे नहीं होगी कि आपने बस लिखे हुए सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, क्योंकि आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में हैं, यानी कि आपको तो बोलने की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन बेसिक ग्रामर तो आनी चाहिए। तो ये सब बेसिक ग्रामर ही चल रही है। आप इतने परफेक्ट होने चाहिए कि कोई भी सेंटेंस आपके सामने कोई बोल दे तो आप तुरंत उस सेंटेंस को अपने दिमाग में ट्रांसलेट कर पाएं। शुरुआत में ये प्रोसेस हल्के होगा, लेकिन जैसे जैसे आप सेंटेंसेस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे
तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होंगी स्टेप बाय स्टेप। और फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।